कोर्स भाई, तो मेरा स्कूल होता था 9:15 AM to 12:30 PM, उसके बाद 2 to 10। तो कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में आपको मिलाऊंगा मेरी दोस्त से जो कि जापान में पिछले 2 साल से है और उसने जापान के एक लैंग्वेज स्कूल में पढ़ाई की है। ये वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है उन लोगों के लिए जो कि जापान में लैंग्वेज स्कूल में पढ़ना चाहते हैं और जापान में जॉब हंट करना चाहते हैं। जरा रुकिए, एक विशेष सूचना। इस वीडियो में भाग ले रही महिला का चेहरा पहचान छुपाने हेतु बदल दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो खुद को इंट्रोड्यूस करो। कामेरा वा कोच्ची desu। Okay. I'm just a normal girl who studied Japanese for 2 years in India, and after that 1 साल मैंने ऑनलाइन क्लासेस लिया क्योंकि उसके बाद मेरा जापान जाने का प्लान था, बट बिकॉज ऑफ कोरोना आई कुडंट गो। सो ऑनलाइन क्लासेस लेने के बाद मैंने 1 साल जॉब किया बिकॉज मैंने सोचा कि मुझे अपने पैसे से जापान जाना है। तो 1 साल जॉब करने के बाद आई सेव मनी एंड देन आई केम टू जापान। एंड जापान आने के बाद मैंने लैंग्वेज स्कूल में 1 साल से ज़्यादा जापानीज पढ़ा। उसके बाद आई गॉट अ जॉब एंड नाउ आई एम वर्किंग इन जापान। I came on student visa and I applied by myself. Yes, मैंने लैंग्वेज स्कूल भी खुद से ही सिलेक्ट किया था। एक्चुअली मेरा प्लान था कि मैं इंटर्नशिप के लिए आऊँगी। इंटर्नशिप में भी उन्होंने मुझे बोला कि you have to go to लैंग्वेज स्कूल first and then you can do internship। तो उसके लिए फिर उन्होंने मुझे कुछ जापानीज लैंग्वेज स्कूल्स सजेस्ट किए थे। उसी में से मैंने क्या किया कि उनको साइड किया और वही लैंग्वेज स्कूल्स में खुद से अप्लाई करके एंड देन आई थॉट बिकॉज वो स्कूल्स वो थे कि जो जॉब दिलवाने में भी हेल्प करते हैं। तो मैंने खुद से अप्लाई किया था एंड स्कूल ने मुझे COE दिया और मुझे 1 साल का वीज़ा मिला था बिकॉज आई थिंक जापानीज लैंग्वेज स्कूल में 2 साल का नहीं मिलता। जापान आने से पहले किस तरह की जॉब कर रही थी? जापान आने से पहले मैं पामा विजिलेंस कंपनी में जॉब कर रही थी और जो उस कंपनी में जिस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रही थी वो क्लाइंट जो है एक जापानीज कंपनी थी। सो मैंने इंग्लिश और जापानीज दोनों में काम किया है 1 साल। ओके, तो इंडिया में तुम जापानीज पढ़ रही थी आने से इंडिया पहले? में मैंने जापानीज पढ़ी थी 2 साल और मैंने 1 साल क्योंकि जो मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली थी वो मेरा जापानीज लैंग्वेज स्कूल भी जापान में ही था, कोका यूनिवर्सिटी। तो वहाँ से मैंने पढ़ी थी और उसने भी मुझे काफ़ी हेल्प की है क्योंकि वो कोर्स कंप्लीट होने के बाद बिल्कुल उसके बाद ही मैंने जो है जॉब स्टार्ट किया था इंडिया में और मुझे जॉब मिली थी। एडमिशन का प्रोसेस क्या रहता है जब तुम जापान आने से, मतलब जापान में तुमने लैंग्वेज स्कूल ढूंढा, अप्लाई किया, तो उसका वो प्रोसेस क्या है? इसमें बहुत रिसर्च करना पड़ता है। लैंग्वेज स्कूल ढूंढने के बाद उनको कांटेक्ट करते हैं और फिर वैसे वो स्टेप टू स्टेप जो है गाइड करते हैं। तो अगर तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स सब कंप्लीट हैं, इनफ बैंक बैलेंस है, तो आई थिंक इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, खुद से भी अप्लाई करके आ सकते हैं। तो इनफ बैंक बैलेंस तुम बोल रही हो, तो कितना पैसा दिखाना पड़ता है अपने अकाउंट में, ऐसा कुछ है? लकीली इनफ से ज़्यादा ही था पापा के अकाउंट में बैलेंस। तो मुझे नहीं पता मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है, लेकिन आई थिंक अराउंड 10 to 14 लाख। ओके, INR दिखाना पड़ सकता है, इतना दिखाना पड़ सकता है। यस, लेकिन और भी तरीके होते हैं, मैंने सुना है। तो ये मतलब खुद रिसर्च करना पड़ेगा जो भी Yes. कर रहा है। ओके, तो अगर एजेंट को पैसे नहीं देना चाहते तो खुद से अप्लाई करके आ सकते हैं। अगर तुम्हें पूरा कॉन्फिडेंस है कि हाँ तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, कंप्लीट है सब, और नहीं तो एजेंट्स भी हेल्प करते हैं, उनको दे दो पैसे और वो सब कुछ करके देंगे। लैंग्वेज स्कूल्स का मतलब जो प्रोसीजर है, तुम्हारा डॉक्यूमेंटेशन से वीजा तक सब कुछ एजेंट्स करा के देंगे तुम्हें? यस। तुम 2 साल जापान में लैंग्वेज स्कूल में पढ़े, तो तुमने बोला इनिशियली 1 साल मिलता है, क्यों 1 से 2 साल हुआ, उसका क्या रीजन था? 1 से 2 साल क्योंकि मैं सोच कर आई थी 1 साल में मैं जॉब ढूंढ लूंगी और मुझे जॉब मिल जाएगी, और सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होता है। तो मैंने 1 साल और वीज़ा एक्सटेंड करके लैंग्वेज स्कूल में पढ़कर मैंने सोचा था कि ये मतलब एक है कि अगर मुझे जॉब भी नहीं मिलती है तो मैं एटलीस्ट 1 साल तक तो जापान में हूँ। और क्योंकि मुझे वापस नहीं जाना था तो मैंने जॉब सीरियसली ढूंढना स्टार्ट किया और मेरे स्कूल ने भी हेल्प की थी। और हेलो वर्क
इधर टोक्यो में उनके काफ़ी सारे ऑफिसेज हैं, तो मैं जिस ऑफिस में गई थी उधर उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है जॉब दिलाने में। बिल्कुल। अच्छा, तो जब तुम यहाँ पे फर्स्ट ईयर आई थी, तुमने सोचा कि तुम लैंग्वेज स्कूल में एडमिशन ले लोगी और साथ में जॉब हंट करोगी, बट जॉब हंट के साथ साथ मतलब ऐसा तो नहीं था कि जो तुम्हारा पर्सनल एक्सपेंसेस था वो सब था, वो तो तुमने खुद ही बियर किए थे, तो क्या तुम बाइतो भी कर रही थी क्या उस पीरियड में? ऑफ कोर्स, बाइतो मेरा स्कूल होता था 9:15 AM to 12:30 PM, उसके बाद 2 to 10 मेरा बाइतो होता था और मैं रात को 11 बजे घर जाती थी। स्कूल के बाद मैं सीधा बाइतो पर जाती थी और रात को 11 बजे घर जाकर फिर वही नहा धोकर सोना, 12 बज जाते थे और नेक्स्ट डे फिर सुबह जल्दी उठकर स्कूल जाना। तो मतलब वीक के ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द डेज तुम या तो बाइतो पे होती थी या फिर स्कूल, तो कोई डे ऑफ नहीं? कोई डे ऑफ नहीं था, क्योंकि वीकेंड में मैं सोचती थी कि मैं ज़्यादा काम करूँ, छुट्टी है, और वीकडे में अगर बाइक तो नहीं है तो भी स्कूल तो है ही, तो मेरा मतलब जो पूरा छुट्टी का दिन एक भी नहीं था। तो अच्छा, अभी तुमने जैसे यही बात बोली कि बाइक तो भी अप डाउन करना पड़ रहा है, तो अगर मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको जापानीज का जे भी नहीं पता और वो जापान आके लैंग्वेज स्कूल में एडमिशन लेता है और सोचता है कि मैं अपने एक्सपेंसेस खुद निकाल लूँगा, तो क्या उसके लिए बाइतो करना पॉसिबल होगा विद जीरो जापानीज इनिशियली आके जापान? विद जीरो जापानीज अगर तुम बाइतो करते हो, वैसे तो ढूंढना ही बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर मिल भी जाती है तो वो ऐसे होती है किचन में हो गया, सब्जियां काटना, ये सब इस तरह की बाइट होती है जिसमें तुम्हारी जापानीज भी इम्प्रूव नहीं होगी, क्योंकि तुम्हें कस्टमर्स के साथ भी कॉन्टेक्ट मतलब बात करने को नहीं मिलता है। तो मतलब ऐसा सोच के आना है कि मेरे को जापानीज नहीं भी आते, मैं बाइतो करके अपने एक्सपेंसेस भी स्टार्टिंग में निकाल लूंगा, ये बहुत मुश्किल है। मुश्किल है। तो एक बेस्ट मेथड क्या होगा? जैसे तुम आई, तुमने लैंग्वेज स्कूल से आके जॉब हंट स्टार्ट किया, या फिर तुम्हारा ओपिनियन क्या है कि इंडिया से ही जॉब हंट करके सीधा हो, क्या ज्यादा? अगर तुम आईटी बैकग्राउंड से हो, तुम्हारी जापानीज भी एंट्री लेवल तक है, तो आई थिंक सीधा जॉब लेकर इंडिया में और फिर आना चाहिए। और अगर तुम आईटी बैकग्राउंड से नहीं हो तो एटलीस्ट इंडिया में जो N2 लेवल है वो उतना पढ़कर आओ। जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पास N2 हो, क्योंकि जापान आकर जो है ब्रश अप करना और ठीक रहता है। तो अगर चलो ठीक है, अगर मान लो किसी ने कुछ समय तक इंडिया में छोटे मोटे लैंग्वेज स्कूल से पढ़ लिया और फिर आता है इधर बाइतो, मतलब सोचता है कि चलो मैं अब जापान में लैंग्वेज स्कूल में एडमिशन ले लेता हूँ और साथ में बाइतो करता हूँ, तो वो बाइतो करने के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको इतनी इनफ लैंग्वेज आती होगी कि वो गेट बाय हो जाएगा। हाँ, और इम्प्रूव भी होगी, क्योंकि तुम्हें ज़्यादा अच्छी बाइतो मिलेगी और जापानीज लोगों के साथ जो है इंटरेक्ट करने का भी मौका मिलेगा, तो आई थिंक वो ज़्यादा ठीक रहता है। उस केस में कितना JLPT का लेवल कितना होना चाहिए? N3 N4 में भी आई थिंक पीपल कैन गेट बाय ना, कि मतलब अगर बेसिक इंटरेक्शन कर पा रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है जापान में, जैसे तुम्हें आते ही बाइतो मिल जाएगी, उसमें भी टाइम लगता है। तो अगर तुम अपने एक्सपेंस से आ भी रहे हो तो 3 महीने का एटलीस्ट सोच कर आना कि हमें खुद से ही पे करना पड़ेगा, कोई बाइतो नहीं होगी। और बाइतो स्टार्ट करते हैं तो उसके जैसे ये मंथ मैंने स्टार्ट किया तो नेक्स्ट मंथ मुझे सैलरी मिलेगी, तो 4 महीने का सोच कर। तो अगर इस हिसाब से देखें, जापान में बिना जॉब के और पर्सनल एक्सपेंस पे फर्स्ट 4 मंथ्स के लिए कितना अगर कोई सेव करके आए तो उसके लिए सेफ रहेगा? अराउंड 5 लाख। जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड, बट वो तो रेंट भी पे करना पड़ता है। और टोक्यो अगर है तो रेंट मत पूछो। 5 लाख INR मतलब करीब 10, मतलब मोटा मोटा लगा लो 1 मिलियन येन। लेकिन कभी कोई जॉब नहीं कर रहा है, 1,20,000 येन में भी काम चल सकता है, क्योंकि देखो 50 के आसपास, हाँ 1 महीने में 50 के आसपास रेंट हो जाएगा, 10 के आसपास यूटिलिटीज हो जाएगा, और खाएगा पिएगा तो 30 वो लगा लो, और ट्रांसपोर्टेशन लगा लो, तो घूम फिरा के 1,10,000। रीजन हम बाइतो करने लग जाते हैं तो हमारे पास घूमने फिरने का भी टाइम नहीं होता है, तो वही टाइम है कि हम जापान में इधर उधर जाकर एक्सप्लोर करते हैं। तो तुम एक्सप्लोरेशन का भी लगा रहे हो, लेकिन
from a point of view of someone who is just trying to get into a school study and save up. फिर भी आई थिंक मन कर ही जाता है क्योंकि फिर हमारे फ्रेंड्स भी बन जाते हैं, वो लोग भी बाहर जाते हैं तो हमारा भी मन करता है जाने का। ओके तो मतलब मोटा मोटा बोल रहे हैं तो तुम 5 बोल रहे हो तो मे बी 3, 3.5 या 4 में भी बंदा 4 भी चल जाएगा। हाँ मतलब पर्सनल एक्सपेंस के हिसाब से अगर तुम्हारे पास बाइक तो नहीं हो फर्स्ट 4 मंथ सर्वाइव करना है तो। ओके तुम्हारा जॉब हंट का क्या प्रोसीजर रहा था, कैसा रहा था? मेरा जॉब हंट मत पूछो। अब तो पूछ रहे हैं, इंटरव्यू चल रहा है। मैंने जॉब हंट स्टार्ट किया था जून और जुलाई में एंड कौन सा ईयर? लास्ट ईयर हाँ लास्ट ईयर मैंने जून जुलाई में स्टार्ट किया था और उसमें ऐसा था कि मैं स्कूल भी जा रही हूँ, मैं बाइतो भी कर रही हूँ, कहीं जाके जो सेत्सुमे काई होता है वो भी अटेंड करना है, प्लस इंटरव्यूज भी। तो ऐसे भी बहुत सारे दिन थे। मैं सुबह 8 बजे घर से निकल कर स्कूल गई हूँ, स्कूल 12:30 पे मेरा स्कूल खत्म हुआ, उसके बाद मैं डायरेक्टली सेत्सुमे काई में गई हूँ और उसके बाद फिर मैं बाइतो पर गई हूँ और रात को वही 11 बजे घर जाकर और फिर 12 बजे सोना। ये सब तो मेरा वेट भी काफ़ी कम हो गया था उस टाइम और स्ट्रेस भी होता है बहुत ज़्यादा। और ऐसा नहीं है कि एक कंपनी में अप्लाई कर दिया, 2 में कर दिया, एक ही साथ बहुत सारी कंपनीज में अप्लाई करना पड़ता है क्योंकि जापान में जॉब अगर मिल भी जाती है तो उसके भी प्रोसेस में 3 महीने लग जाते हैं और रिप्लाई वो एक्चुअली कर देते हैं। फर्स्ट इंटरव्यू क्लियर हो गया, सेकंड नहीं हुआ तो हमारे पास एक ऑप्शन होना चाहिए कि हमारे पास ये कंपनी भी है, अभी हमारे पास ऑप्शंस हैं, ऐसे होना चाहिए। तो एक ही साथ बहुत सारी कंपनीज में अप्लाई करना पड़ता है। तो और इंटरव्यू का प्रोसेस कैसे रहता है, मतलब क्या पूछते हैं, कैसे? इंटरव्यू में जिको शो कई पूछते तो इतना ज़्यादा कुछ नहीं है और लोग जापानीज, कुछ कंपनीज होती हैं जो जापानीज पे इतना ध्यान नहीं देती हैं, बस उनको ये चाहिए कि हाँ ठीक है जापानीज लोगों के साथ काम कर सके, वर्क कल्चर की नॉलेज हो। और ये बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि जांग्यो कर पाओगे या नहीं ओवर टाइम। तो ये इंटरव्यूज में काफ़ी पूछते हैं। IT का मुझे कोई आइडिया नहीं है लेकिन वैसे पूछा जाता है। तो इसका भी आंसर रेडी करके रखना। तो मतलब अभी तुम क्या जॉब कर रही हो? ओके अभी मैं एक साइट सीइंग कंपनी में जॉब करती हूँ और मेरा मैं ओवरसीज सेल्स टीम में हूँ। तो मेरी जो कंपनी के कस्टमर्स हैं वो 99.9% फॉरेनर्स हैं, तो उन्हीं का कस्टमर सर्विस या फिर जैसे बिजनेस ट्रिप पर जाना और B2B में भी जो है हमारे जो क्लाइंट्स वगैरह हैं वो सब संभालना, ये सब करती हूँ। तो मतलब जो काचो बुचो है, मतलब जो तुम्हारे मैनेजर हैं या जो सेक्शन चीफ है वो सारे जापानीज हैं? वो जापानीज है? मेरे टीम मेंबर सब फॉरेनर्स हैं, अलग अलग कंट्री से हैं। लेकिन हमारे काचो बुचो मैनेजर्स जो हैं सब जापानीज हैं, बट आई डोंट नो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वो सब मेरे टीममेट्स जो हैं वो सब फॉरेनर्स हैं। ये अनफॉर्चुनेट क्यों है और फॉर्चुनेट क्यों है? अनफॉर्चुनेट क्यों है क्योंकि वो सबको इंग्लिश आती है और जापानीज, जब हमें ये लगता है कि जापानीज नहीं आ रही अब तो हम इंग्लिश में स्विच कर लेते हैं। और फॉर्चुनेटली इसीलिए है क्योंकि जापानीज के साथ काम करते हैं तो दे एक्सपेक्ट अस टू वर्क लाइक जापानीज पीपल, कि अगर वो हमें ओवर टाइम करने को बोलेंगे तो हम मना नहीं कर सकते। दैट्स द रीजन। तो अभी मतलब यू लाइक वेयर यू आर वर्किंग राइट नाउ? ओह आई लव इट। चलो और ऐसा नहीं है मैं ओवर टाइम नहीं करती, मैं ओवर टाइम करती हूँ। बस तभी जब ये होता है कि ठीक है क्योंकि वी गेट पेड फॉर ओवर टाइम तो हमें लगता है कि इस महीने में ज्यादा पैसे चाहिए तो वी डू ओवर टाइम। ओके गाइस, सो ये मेरी फ्रेंड है जो जापान में वर्क करती है। वी यूज्ड टू स्टडी टुगेदर एट दिल्ली यूनिवर्सिटी, दैट्स हाउ आई नो हर। और आई विल ट्राई ब्रिंगिंग मोर पीपल हियर। एक्चुअली बहुत सारे इंडियंस रिसेंटली जापान आ रहे हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी से स्पेशली जो मेरे कनेक्शन में लोग हैं, बहुत सारे लोग जापान आए हैं। तो जरूर मैं ऐसे शॉर्ट इंटरव्यूज आपके लिए लाता रहूंगा और अगर आपको कोई और क्वेश्चंस भी जानने हो, जैसे इनसे पूछना हो, तो आपको कमेंट्स में जरूर लिखेगा और मैं आपके पास उनके आंसर्स लाता रहूंगा।
So thanks for watching and let's meet in the next interview or next video. Yes, Bye thank you. guys. Bye bye. Hope it helps you.